बार इसकी ना। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थोड़ा सिस्टम अभी 1 मिनट का आप इंतजार करें, हैंग हो रहा है। स्लाइड्स हो जैसे स्टार्ट हो गया। जैसा कि पिछली वाली क्लास में, यानी कि जो हमने परसों क्लास ली थी, उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। और ग्रोथ और डेवलपमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है मैन इन एक्शन, यानी इस पे फोकस करते हैं, अर्थात मनुष्य का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। उसका एक अल्टीमेट एम क्या है? स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस भी प्राप्त करना, हाई लेवल की परफॉर्मेंस। परंतु हाई लेवल की परफॉर्मेंस या शारीरिक शिक्षा का जो ये लक्ष्य और उद्देश्य है, उसको तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम कुछ विज्ञान होते हैं, चाहे वो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, फिजिक्स हो, इनसे हम मदद नहीं लेंगे। क्योंकि आदमी और आदमी से परफॉर्मेंस लेना है तो विभिन्न विज्ञानों के कुछ सिद्धांतों को और उसके ज्ञान को हमें इस्तेमाल करना होता है। तो उनमें से एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी है। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक हमारा महत्वपूर्ण भाग होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझना बच्चे की। यदि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को नहीं समझेंगे बच्चे की, तो जो हमारा मुख्य उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा का, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बाकी उल्टा सीधा कर लेंगे। जैसे आपने भी कुछ वर्ष पहले एक बुधिया छोटा बच्चा था उड़ीसा का, और काफी समाचारों में आया था। उसके पीछे समाचारों में आने की चर्चा ये थी कि उसको मैराथन रन में अपने एज के बच्चों से, क्या वो अपने एज से जो बड़े वाले बच्चे थे उनके साथ कंपटीशन कराते थे उनके कोच। उस पर एक पिक्चर भी बनी, परंतु उसका नतीजा क्या हुआ? प्री बर्नआउट हो गया। आज बुधिया कहीं नहीं है, वो नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि उसके प्रशिक्षक ने ग्रोथ और डेवलपमेंट के पैटर्न को समझे बिना उसे वो ट्रेनिंग दे दी, जो ट्रेनिंग एक सर्टेन एज के बाद होनी चाहिए। तो वो क्या हुआ? बच्चा बर्न आउट हो गया। इसलिए ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये है क्या, इसका पैटर्न क्या है, और इसको कैसे सही से इस्तेमाल करते हुए फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। इसलिए हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टडी हमारे लिए जरूरी होती है। इसके बीच में इसका डिफरेंस क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ताकि हम अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी जो प्रशिक्षण की पद्धतियां हैं अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने पिछले वाली क्लास में ग्रोथ और डेवलपमेंट की मीनिंग और डेफिनेशन पे चर्चा की थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण डेफिनेशन हमने बताई थी। उनमें से एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन हार्बर्ट सोरेनसन की है। ये साइकोलॉजिस्ट हैं। इनके अनुसार क्या है? सामान्यतः वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके विभिन्न अंगों के भार और आकार, यानी कि वजन में बढ़ जाए, साइज और शेप में बढ़े, तो उसे ग्रोथ कहेंगे, उसे वृद्धि कहेंगे। इसे माप सकते हैं, इसे तोल सकते हैं। The term growth is commonly used to increase the weight and size of the body and its various organs, which can be measured or weighted. तो ये मैंने पिछली वाली क्लास में भी परिभाषा आपसे शेयर की थी। आंद्रे गॉडर फ्रैंक, ये भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी ग्रोथ की डिफाइन किया था। और इन्होंने जो सेल की ग्रोथ है उसको फोकस किया था। जब कोशिकाएं आकार में और संख्या में बढ़ती है तो इससे क्या होता है? अल्टीमेटली उस जीव की लंबाई में, भार आदि चीजों में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। उसी को इन्होंने ग्रोथ कहा। ग्रोथ के बारे में क्या चीजें हैं कि ये पहले कुछ वर्षों में बड़ी तेज होती है। आप भी देखते हैं, बहुत छोटा बच्चा, जैसे सपोज करो जाइगोट से लें, जो बिल्कुल माइन्यूट सेल होती है, और 7 मंथ में वो लगभग लगभग हजारों गुना अपना आकार प्राप्त कर लेती है। उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद भी आप देखते हैं शुरुआती वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ता है, परंतु बाद में क्या है? धीमी हो जाती है। इसलिए वृद्धि से तात्पर्य क्या है? उनका भार में बढ़ना, उनका लंबाई में बढ़ना, उनका आकार में बढ़ना, और इनको नाप सकते हैं। इसके उलट विकास क्या है? डेवलपमेंट। ये क्या है? उस व्यक्ति की या उस बालक की कार्य क्षमताओं में, विचारों में आदि में परिवर्तन आना। वो परिवर्तन सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक हो सकता है। तो डेवलपमेंट की भी हमने परिभाषा पिछली क्लास में डिस्कस की थी। इसमें भी एक बार आप देख लें। विकास का तात्पर्य है वृद्धि तक ही सीमित नहीं रहता, इसमें प्रौढ़ावस्था यानी कि वृद्धावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील परिवर्तन निहित रहता है।
विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, न्यू क्वालिटीज, न्यू फीचर्स, न्यू एबिलिटीज डेवलप होती रहती हैं। और वो किस प्रकार की हैं, यहाँ वो चर्चा का विषय नहीं है। विकास क्या है, नई कैरेक्टरिस्टिक्स, नई एबिलिटीज का उस बच्चे में आना, ये विकास कहलाएगा। अर्थात ये वृद्धि को भी अपने आप में समाहित किए हुए होता है। दूसरे साइंटिस्ट हैं बीएफ स्किनर, बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। इन्होंने कहा डेवलपमेंट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड इट्स इन्वायरमेंट। ये कहते हैं कि विकास क्या है, किसका उत्पादन है, मनुष्य का और उसके उस वातावरण से उसकी प्रतिक्रिया का। यही कहते हैं ना कि भाई समय सब सिखा देता है, वातावरण सब सिखा देता है। तो उसके पीछे यही कारण है कि वातावरण ही हमें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को सामना करने में और हमें नई चीजें सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ये कहते हैं आगे बीएफ स्किनर कि यदि जो ये एक्सटर्नल कंपोनेंट हैं, यानी वातावरण वाले घटक हैं, चाहे उसमें आहार हो, पोषण हो, शिक्षा हो, यदि इनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, चाइल्ड के साथ में उसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है, तो जो हमारे विकास का पैटर्न है वो बाधित हो सकता है, वो रुक सकता है, स्लो हो सकता है, बल्कि नकारात्मक दिशा में जा सकता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक वातावरण को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसे भी बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं जो जैव वैज्ञानिक धारा से प्रभावित हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे कि भाई जो है जेनेटिक जो चीज है वो ये उसे बदल नहीं सकते, और कुछ इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा मानते हैं, कहते हैं कि आप हमें कोई भी बच्चा दो, हम उसे जो आप कहें वो बना देंगे। अर्थात वो इन्वायरमेंट के पक्ष में बहुत ज्यादा मुफीद है। तो बीएफ स्किनर के अनुसार विकास प्राणी और उसके परिवेश की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। जैसा इंटरेक्शन होगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा, ऐसा ही उसका डेवलपमेंट हो जाएगा और उसे ही विकास कहेंगे। जॉन डेवी एजुकेशनिस्ट हुए हैं, फिलोसफर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। इनके अनुसार है विकास प्राणी में होने वाले लक्ष्य ऐसे प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होते हैं। अर्थात सपोज करो हमें कोई नई चीज सीखनी है, तो हमारा उद्देश्य होगा कि भाई ये सीखनी है, आज मुझे स्टैटिक्स सीखनी है, तो एक नई चीजें आई ना हमारे में कि हमने एक स्टैटिक्स को एक अलग विषय को सीखा। हमें आज दौड़ना सीखना है, तो एक उद्देश्य रहा, तो उसके लिए हम दौड़ने के लिए क्या होगा, कोच से बात करेंगे, नेट पे देखेंगे कैसे मैं बहुत से अच्छी तरह से दौड़ सकूं, ट्रेनिंग देखेंगे, तो नई चीजें सिखाई। तो इसका मतलब विकास क्या है, ऐसे प्रगतिशील परिवर्तन जो निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होते हैं। इसका मतलब संक्षेप में क्या हुआ कि विकास का संबंध जैविक दृष्टिकोण से मनुष्य की शरीर क्रियात्मक क्षमता के निरंतर बढ़ने से है, और मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के व्यवहारिक परिवर्तन से है, और सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से उसके सामाजिक गुणों के विकास से है। अर्थात विकास क्या है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके कंपैरेटिवली ग्रोथ के यानी वृद्धि के। अब क्यों है, क्योंकि वृद्धि की एक पैटर्न है कि वो शुरुआत में तीव्र गति से होती है, और विकास क्या है, शुरुआत में बड़े धीरे से होता है, क्योंकि छोटा बच्चा है वो कुछ कम सीख सकता है, उसके अंगों की कार्य क्षमता भी कम होती है, समाज की उसको बिल्कुल जानकारी नहीं होती। परंतु विकास क्या है कि वृद्धावस्था में भी आप कोई नई चीज सीख सकते हैं। अर्थात ये जितने ज्यादा आप बढ़ते जाएंगे उतनी नई चीजें सीखते जाएंगे। अर्थात विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो पूर्व की क्लास में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट की मीनिंग डेफिनेशन की हमने बात की थी। उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना इसलिए महत्वपूर्ण होता है ताकि हम अपने बालकों के लिए, युवाओं के लिए और मनुष्य के लिए सही प्रशिक्षण विधियों का चयन कर सकें, सही शैक्षणिक गतिविधियों का चयन कर सकें। यही तो कारण है कि हम क्यों एक छोटे बच्चे को पहले ही अलजेब्रा नहीं सिखाते। क्यों? वो व्यक्ति अलजेब्रा सिखा सकता है, जैसे एक कोच, यदि हम ट्रेनिंग की बात करें, जिसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के सही पैटर्न की नहीं जानकारी है, तो आते ही बच्चे को हो सकता है बॉक्सिंग करवा दे, उठक बैठक दंड लगवाने लगता है। आपने भी गांव में देखा है, क्योंकि उसको पैटर्न नहीं पता होता। तो ऐसे बच्चों का क्या होता है, विकास रुक जाता है, उससे उनको नुकसान ज्यादा पहुंचता है, लाभ कम। तो इसीलिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के पैटर्न को और इनके डिफरेंस को समझना अति आवश्यक है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ को कहा हिंदी में वृद्धि और डेवलपमेंट को कहा विकास।
तो यदि वृद्धि क्या है, एक विशेष आयु तक चलने वाली जैविक प्रक्रिया है, यानी कि आप भी नोट करेंगे कि 17, 18, 22, 25 वर्ष तक वृद्धि चलती है, उसके बाद क्या होती है, रुक जाती है। इसकी तुलना में विकास क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। वृद्धि क्या है, परिणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति है, अर्थात उनको नाप सकते हैं परिणाम कि इसका 10 किलो वजन बढ़ गया, इसकी 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी, ये इतने सेंटीमीटर मोटा हो गया, तो इनको हम परिणामात्मक होता है, यानी कि जिनको माप और तोल सकते हैं। विकास क्या है, विकास परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति है। परिणात्मक तो होगा, जैसे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी, उसको हम माप सकते हैं, परंतु कैलकुलेटिव एबिलिटी बढ़ी, उसको नापने के बहुत ही आईक्यू और कम टेस्ट हैं, परंतु उसके व्यवहार से हम देख सकते हैं कि कुछ हमने नई ट्रेनिंग दी, कुछ हमने नई शिक्षाएं दी, तो इसके व्यवहार में कैसा परिवर्तन आया। अर्थात इसको गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन विकास के अंतर्गत हो सकते हैं। वृद्धि क्या है, विकास का एक चरण है, यानी कि वृद्धि विकास का ही भाग है। जो विकास चलता है हमारा, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ उसका एक पार्ट है, विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। वृद्धि क्या है, वृद्धि के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों को देखा और नापा जा सकता है, जैसा कि ऊपर बात की, क्योंकि ये परिणात्मक है। विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले अधिकांश परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता, परंतु कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक और टूल्स ऐसे आए हैं जिससे हम बिहेवियरल इन्वेंट्री है या कुछ टेस्ट हैं आईक्यू के, उनसे माप सकते हैं कि हाँ कुछ विकास इसमें डेवलपमेंट हो रहा है इसकी आईक्यू में कि नहीं हो रहा है। वृद्धि में अनियंत्रणता, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, कभी बहुत तेज, कभी बहुत स्लो, कभी फिर तेज से होगी, फिर एक बार प्लेटो आ जाएगा। विकास क्या है इसके अपेक्षा, निरंतर प्रगतिशील प्रोग्रेसिवनेस है विकास में। स्लो और फास्ट हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू आप कुछ ना कुछ सीखेंगे या कुछ ना कुछ खोएंगे, आपकी कैपेसिटी कुछ ना कुछ बढ़ेगी अगर कुछ चीजें कर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं, नई ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेजी हैं, तो कुछ ना कुछ कम होगा, चलेगा जरूर विकास। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करती है, यानी कि इसमें फिजिकल चेंजेस आएंगे, ये मेन है। और विकास क्या है, संपूर्ण पक्षों के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करती है, अर्थात इसमें साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, बायोलॉजिकल जो भी चेंजेस आप में आएंगे वे सब विकास के अंतर्गत आते हैं। तो यहां तक आपको ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग, उनकी डेफिनेशन और उनके बीच में क्या अंतर है मुख्य रूप से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रकार होते हैं, किन सिद्धांतों को या किन नियमों का पालन होता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम प्रशिक्षण करें, जब हम अपने बच्चों को काउंसलिंग करें, जब हम बच्चों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की पद्धतियां चुने, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक गाइडलाइन यानी मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है कि ये एज के इस सेक्स के इस बैकग्राउंड के बच्चे हमारे पास आए तो इनके लिए कौन सी एजुकेशनल टेक्निक, किस प्रकार की शैक्षणिक प्रक्रिया, किस प्रकार के शारीरिक गतिविधियां इन्हें देनी चाहिए, ताकि इन पे नकारात्मक के बजाय इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉजिटिव हो और मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल जो फॉलो होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वो क्या है, वृद्धि विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो जैसे मैंने पूर्व में बात की कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर को ज्यादा फोर्स देते हैं, ज्यादा बल मानते हैं व्यक्तित्व के विकास में कि हम वातावरण ऐसा देंगे जो चाहे वो बना दे, परंतु कुछ जैव वैज्ञानिक है जो ये कहते हैं कि नहीं, जो जीन है स्ट्रक्चर उसको कैसे बदल सकते हैं। तो वास्तव में सत्य क्या है कि जो भी हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो जीनेटिक्स और इन्वायरमेंट के बीच की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इस सिद्धांत के आप खोजकर्ता या लेखक या समर्थक के रूप में प्रमुख रूप से फ्रांसिस गैल्टन का नाम ले सकते हैं। ये डार्विन और लैंडमार्क जो आपने सुना होगा 10th में आता है, कैसे इन्वायरमेंट विकसित हुआ, आदमी का विकास कैसे हुआ, जीवों का,
उस पर डार्विन और लैंडमार्क ने लिखा, तो ये डार्विन के चचेरे भाई हैं। तो डार्विन की जो हिस्ट्री थी, उनकी जो थियरी थी, उससे ये प्रभावित थे। तो इन्होंने उसके आधार पे अपनी पुस्तक में लिखा कि अनुवांशिकता यानी प्रकृति, अर्थात जेनेटिक स्ट्रक्चर, अर्थात जीन, और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, उसको कहा नर्चर, दो नाम दिए। लालन पालन करता, हेरिडिटी को दिया लालन और इन्वायरमेंट को दिया पालनकर्ता का नाम। इन दोनों बलों के बीच उचित अंतक्रिया नहीं होती तब तक जीन किसी भी तरह से विकसित नहीं हो सकता। अर्थात ये इनकी अंतःक्रिया का परिणाम है। यदि इनके बीच में अंतःक्रिया ना हो तो ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगी। So the first principle of growth and development is growth is the result of interaction between the heredity and environment. आगे बढ़े। प्रिंसिपल नंबर 2 यानी कि सिद्धांत नंबर 2, जीवन के शुरुआती वर्षों में वृद्धि की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। ये भी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि जो अर्ली एज ऑफ लाइफ है उसमें ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। जैसा कि मैंने पहले भी उदाहरण में बताया, जब हम गर्भधारण में जाइगोट की बात करें, जो माइन्यूट सेल है वो 7 से 9 महीने में हजारों गुना बढ़ जाती है। कितनी तीव्र गति से होता है ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट क्या हो रहा है, बहुत कम, क्योंकि जो हमारे मुख्य डेवलपमेंट के, चाहे वो ब्रेन हो, लंग्स हो, वो बहुत धीरे और स्लो, बल्कि इमैच्योर रहते हैं। जन्म के बाद लगभग 5-6 वर्ष लग जाते हैं ग्रो होने में, पूरी मैच्योर होने में, ब्रेन को, लंग्स को पूरा अपना आकार लेने में। आप भी देखते हैं जब पैदा होता है बच्चा, नॉर्मली 5 पौंड के आसपास उसका वजन होता है और लगभग ये एडल्टहुड तक कितना पहुंच जाता है, 130 पौंड तक। जन्म के समय अगर देखें लंबाई लगभग कितनी रहती है, 50 सेंटीमीटर यानी कि 30 इंच के आसपास का बच्चा होता है, और 1 साल में 75 सेंटीमीटर। और उसके बाद में आप देखते हैं कि ये लगभग आने वाले 12 से 15 सालों में 175, 170, 160 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। यहां पर ग्रोथ में जो हमने बताया था, पूर्व में भी चर्चा की थी कि ये चरणों में होता है, लेकिन ये चीज नहीं कि ये एक चरण में जो क्वालिटी आई वो दूसरे चरण में नहीं जाएगी, जाती है, परंतु उनमें सबसे मुख्य जो चरण है ग्रोथ और डेवलपमेंट, और फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एजुकेशन से भी, वो किशोरावस्था है, एडल्टहुड, जिसकी प्री जो पहला चरण है वो प्यूबर्टी कहलाता है, बहुत ही फर्जाइल है। और इसमें जो ग्रोथ होती है एक बार जन्म लेने के बाद, फिर स्लो रहता है और फिर रैपिडली एक बार ग्रोथ होती है। इवन उस काल में यदि बच्चे को उचित पोषण लालन नहीं मिल रहा है तब भी आपने देखा है कि बहुत तेज वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। मैं एक बार एक फोन अटेंड कर लूं। हाँ भाई साहब नमस्कार। नहीं अभी इसमें तो होगी क्या? हाँ जी हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अब बात हुई इनसे? अच्छा अच्छा, आपको एक बार दिखवा लेंगे तो बिल्कुल। थैंक यू सर। हाँ, तो किशोरावस्था महत्वपूर्ण होती है। नंबर इसका जो थर्ड प्रिंसिपल है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता यानी पर्सनल वेरिएशन इन डेवलपमेंट और ग्रोथ। यहाँ पे लिखा नहीं गया, विकास रेफर टू हियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें पर्सनल डिफरेंसेस जो होते हैं, इंडिविजुअल, प्रत्येक इंडिविजुअल क्या है, यूनिक है। आप देखते हैं कि जो जुड़वा बच्चे हैं उनमें भी रूप, रंग और व्यवहार में एक समरूपता नहीं पाई जाती, देखने में लगते हैं, परंतु उनकी वृद्धि दर भी कभी एक समान नहीं रहती। तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो इस सिद्धांत का पालन करता है कि प्रत्येक बच्चे का जो वृद्धि का पैटर्न है, जो डेवलपमेंट का पैटर्न है, वो अपने आप में यूनिक है, किसी दूसरे बच्चे से नहीं मिलता। इसीलिए एक ही प्रशिक्षण को सभी बच्चों के लिए लागू करने में समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अब इस सिद्धांत को कहां काम आएगा? अब आप कहेंगे जिस सिद्धांत के अनुसार कि जब सब प्रत्येक बच्चा व्यक्तिगत है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो प्रत्येक बच्चे के लिए ट्रेनिंग अलग अलग होंगी, टीचिंग अलग अलग होंगी। तो क्या यह संभव है? ऐसा क्यों किया जा रहा है कि एक ही तरह की एजुकेशन, एक ही तरह का पैटर्न चलाया जा रहा है?
तो उसका उत्तर ये होता है कि प्रत्येक बच्चा यूनिक तो है, परंतु कुछ ना कुछ उसमें कम्युनिटीज भी पाई जाती है, समानता भी पाई जाती है। तो औसत के बेस पर ऐसे बच्चों के ग्रुप को देखा हमने, भाई नहीं ये बच्चे तो स्प्रिंट में जा सकते हैं, इनमें स्प्रिंट की योग्यता ज्यादा है, इनका स्प्रिंट की जो ग्रोथ और टैलेंट है वो ज्यादा है, तो उनको हम क्या करेंगे, स्प्रिंट वाला एक ग्रुप बनाएंगे और उसी हिसाब से उनका ट्रेनिंग लोड देंगे। और इस ट्रेनिंग लोड में बच्चे को लोड बियर करना किस पे निर्भर करेगा, उसकी डेवलपमेंट कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे उसकी डाइट, उसका रेस्ट, उसकी रिकवरी, ये सब क्या है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो पाई जाती है, यह सत्य है, परंतु इसके साथ साथ कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी पाई जाती है। आर्नोल्ड गैसेल जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस सिद्धांत के बहुत ही बड़े समर्थक और इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले हैं। नंबर 4, विकास एक सतत और कर्मिक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि ये कभी रुकती नहीं, कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। हाँ, स्लो और फास्ट हो सकती है, जबकि वृद्धि के विषय में ऐसा नहीं होता। वृद्धि क्या है, एक बार कुछ स्लो होगी, फास्ट होंगी, फिर स्लो होंगी, फिर फास्ट होंगी, और उसके बाद में एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये रुक जाएगी। परंतु ये क्या है, कंटिन्यूअस चलती रहती है, सतत जारी रहती है। वृद्धि क्या है, चरणों में होती है। बात हुई जैसे कि भाई जो चाइल्डहुड है उसमें बहुत तेजी से होगा, फिर उसके बाद में वो एडल्टहुड की ओर बढ़ेगा, तो एडल्टहुड के बाद में फिर क्या है कि उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी और परिपक्व होने पर वो रुक जाएगी। लेकिन विकास क्या है, शुरुआत में भले ही धीरे हो, फिर उसके बाद में बड़ी तेजी से होता है, और ये आजीवन चलता रहता है। यदि आप आजीवन में चीजें सीखते रहें तो क्या होगा, विकास आजीवन चलता रहेगा, आप नई चीजें सीखते रहेंगे, आप नए व्यवहारिक गुण, आपके कैपेसिटी वो सतत और निरंतर बढ़ती रहेगी। सिद्धांत, 5वां सिद्धांत क्या है, विकास विभिन्न अंगों के लिए विकास की गति विभिन्न होती है। यानी जो विकास है वो अलग अलग अंगों का अलग अलग दर से होता है। यह देखने में भी आप देख सकते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि अलग अलग होगी, एक साथ नहीं होती कि सभी की डेवलपमेंट एक साथ हो जाए। आपने देखा होगा कि शुरुआत में बच्चे जैसे मांसपेशियां हैं, अस्थियां हैं, हार्ट हैं, वे लगभग लगभग इतने आकार से, जो अपना बचपन के समय जो पैदा होने के समय जो आकार होता है, उससे कुछ अंगों में तो लगभग लगभग 20 गुने आकार की वृद्धि हो जाती है, और कुछ में 2 गुने होते हैं, कुछ में 5 गुने, कुछ 20 गुने आकार तक बढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो विकास है अंगों का, वो पोषण और बीमारी से प्रभावित हो जाता है। अगर हम उचित पोषण दें तो ये विकास क्या होगा, और अच्छा होगा, वो अपनी जो मैक्सिमम लिमिट्स है उनको प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए प्रत्येक बालक की इस विकास की गति को हमें समझना चाहिए। कभी कभी आप देखते हैं इरिटेट होते हैं कुछ बच्चे, शुरुआत में बड़े स्लो लर्नर होते हैं, तो बीइंग ए टीचर हमें उनका उपास नहीं उड़ाना चाहिए, उन पर हंसना नहीं चाहिए। और कुछ शुरुआत में बड़े क्विक होते हैं, IQ होते हैं, तो ये अपना पैटर्न है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो शुरू में स्लो लर्नर है वो बाद में भी स्लो लर्नर रहेगा, हो सकता है वो आगे निकल जाए। कछुआ और खरगोश की जो कहानी है वो इसी परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है कि कोई भी अच्छा हो सकता है, कोई भी जीवन की रेस जीत सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक अंग की गति अलग अलग होती है। नेक्स्ट नंबर 6 है, विकास साधारण से विशेष की ओर होता है, और वृद्धि भी साधारण से विशेष की ओर होती है। आप देखेंगे कि शुरुआत में बालक में सामान्य शारीरिक मानसिक योग्यताएं आएंगी। बेचारा पहले क्या है, जो बेसिक है, चलना सीखेगा, उसके बाद वो पकड़ना सीखता है बहुत मुश्किल से। मानसिक योग्यताएं भी इसी को पैटर्न को फॉलो करती है, जो आसान चीजें, पहले वो बोलना सीखेगा, एक्सप्रेशन सीखेगा, हंसना, रोना, ये चीजें सीखेगा। कैलकुलेशन शुरू में नहीं सीखता, रनिंग स्प्रिंट शुरू में नहीं सीखता। तो ये क्या है कि पहले सिंपल चीजें, पहले मूलभूत चीजें सीखता है, उसके बाद में जो स्पेसिफिक है, एडवांस एक्टिविटीज हैं, एडवांस एबिलिटीज हैं, वो लेटर स्टेज पे सीखता है। और ये विशिष्ट योग्यताएं कब हैं, बाद में विकसित होंगी, परंतु इन्वायरमेंट, नर्चर पर बहुत कुछ इनका निर्भर करता है, इनका डेवलपमेंट। इसलिए बच्चों के प्रशिक्षण के दौरान, शिक्षण के दौरान
हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम किसी बच्चे को बॉक्सिंग सिखा रहे तो क्या उसको सीधा बॉक्सिंग में किसी एक बॉक्सर के खिलाफ उतार दें, तो क्या होगा, उससे वो जो बॉक्सर है वो तो सीखने आया है और वो बॉक्सर सीखा हुआ है, वो 2-3 पंच मारेगा, वो गिर जाएगा और पूरे जीवन वो बॉक्सिंग रिंग के पास नहीं आएगा। तो ये क्या कहता है कि पहले हमें साधारण चीजें सिखानी है, उसको पहले ग्लव पहनने, शैडो फाइटिंग, फुटवर्क, ये धीरे धीरे सिखाना है, फिर पंचिंग उसको सिखानी है, फिर पंचिंग बेयरिंग सिखानी है, पंच से बचना सिखाना है, तब उसको रिंग में उतारना है। ये जीवन के प्रत्येक पहलू में ये सिद्धांत हमें लागू रखना चाहिए, हमें खुद भी, और जब हम टीचर हों तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले बच्चों को बेसिक चीजें सिखाई जाएं, तब उसके बाद में उसको एडवांस ट्रेनिंग, एडवांस एजुकेशन, एडवांस टेक्निक सिखाई जाए। नंबर 7, विकास भविष्यवाणी के योग्य है। ग्रोथ इज प्रैक्टिकल, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्ट क्यों कर सकते हैं? आप कहते हैं ना कि हिंदी में एक कहावत है कि ऊंट के पांव पालने में पहचाने जाते हैं, अर्थात ये क्या है कि हम बच्चे की एक्टिविटीज, बच्चे की ग्रोथ, ये देख करके थोड़ा थोड़ा अंदाजा कर सकते हैं, भाई ये तो ऐसा होगा, इसकी तो हाइट बहुत अच्छी जाएगी, ये तो पढ़ने में बहुत होशियार बनेगा, ये तो जो है बड़ा नटखट रहेगा। अर्थात उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि ये आफ्टर सर्टेन एज यदि इसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए तो ये ऐसा बन सकता है। और जो अंतिम जो सिद्धांत है वो क्या है? विकास का विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना एक अनिवार्यता है। मतलब पहले भी बात हुई कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ हमने मनुष्य के पूरे जीवन को, जीवन काल को कुछ भागों में बांटा। जैसे ये चाइल्डहुड है, उसके बाद में एडल्टहुड है या प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी का एडोलेसेंस है लास्ट ईयर, फिर यूथहुड है, फिर मैनहुड है। इस तरह से हमने उनको पार्ट किया। परंतु मैंने पहले भी बताया था कि कुछ गतियां, कुछ विशेषताएं जो इस चरण में पैदा हुई, इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरा चरण चालू होगा तो वे वहां चालू नहीं रहेंगी या वहां बंद हो जाएंगी, नहीं, वे भी चालू रहेंगी। कुछ नई योग्यताएं भी ऑन एंड एवरेज उसमें डेवलप होंगी उस काल में। इसीलिए ये नहीं होगा कि ये चरण के बाद में सीधी एडल्टहुड की जो क्वालिटीज है वो डेवलप हो जाए, जाना उसको उन चरणों से ही होगा। अर्थात जिस क्रम में आयु क्रोनोलॉजिकल एज होती है उसी क्रम में उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। जब ग्रोथ होगी तो उसी हिसाब से उसकी कैपेसिटीज, उसकी एबिलिटीज वे डेवलप होंगी। तो ये निश्चित है कि वो विभिन्न चरणों से होकर के गुजरेगा। तो आशा है यहां तक आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट, मीनिंग, डेफिनेशन और उसके बीच के अंतर, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल, इसकी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी मंडे और ट्यूजडे को, उसमें हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं, जो चरणें हैं, चरण जिनकी हमने बात की, उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यदि कोई प्रश्न हो तो फिर व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, और हो सकता है इनका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अच्छा है, अदरवाइज मैं पीपीटी जो है ग्रुप पर शेयर कर दूंगा जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न? कितने बच्चे हैं?